राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बिहार के मोतिहारी में एक परिवार में शादी होती है और शादी होने के बाद उस परिवार में कुछ ऐसा घटित हो रहा होता है। वो जो नई नवेली दुल्हन है वो बात बात पर रो पड़ती है और उसके रोने से वो पूरा परिवार दुखी है। आखिरकार वो लड़की रोती क्यों है, और ख़ासकर ये उस समय रोती है जब रात हो जाती है। जब भी वह अपने पति के पास जाती या फिर पति उसके पास आता, वो बहुत ज़ोर से रोती और फिर अचानक एक रात वो गायब हो जाती है। कहाँ गई, किसी को कोई जानकारी नहीं। लेकिन इन लड़की वालों के जो परिजन हैं, जो लड़की के परिजन हैं, उन्होंने थाने में एक ऐसी एफआईआर दर्ज कराई उस लड़की के पति के ऊपर कि उसने उस लड़की की जान लेने के बाद उसके शरीर को कहीं पर ठिकाने लगा दिया है। इतनी सूचना पाने के बाद जो पुलिस है, पुलिस उस लड़की के पति को ढूंढ निकालने में जगह जगह दबिश मारने लगती है। लेकिन वो कहीं हो तो मिले, वो कहीं भी मौजूद नहीं था। पुलिस ने पूरी कोशिश करी, उस लड़के के परिजनों को उठाया, तब जाकर वह लड़का खुद आता है थाने में और फिर अपना आत्मसमर्पण कर देता है। उसके बाद एक ऐसी चार्जशीट पेश की जाती है कोर्ट में, उस लड़के को सजा हो जाती है। लेकिन ठीक 4 महीने बाद वही लड़की का भूत जगह जगह जाता है और लोगों से गुजारिश करता है, उसको न्याय चाहिए, न्याय। यानी कि बिहार से 1000 किलोमीटर दूर उस लड़की का भूत किससे और क्यों मदद मांग रहा था। ये बात ऐसी है जिसको शायद आप भी सुनकर ये सोच रहे होंगे, क्या ऐसा हो सकता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये एक सामान्य घटना नहीं है। ये ऐसी घटना है जब एक आत्मा ने न्याय पाने के लिए लोगों से ऐसी ऐसी गुजारिशें करी कि भारतीय दंड संहिता को लागू करने वाली जो अदालतें हैं उनको भी बीच में आना पड़ गया। लेकिन इनके बीच में एक ऐसी घटना घटित होती है जिसके बारे में सभी लोग चुप हो गए। दोस्तों, यह मामला न केवल आपको हैरान करेगा बल्कि सोचने के लिए मजबूर कर देगा, क्या हमारे भारत में ऐसा होना भी संभव है। पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए बड़े धैर्य से इस पूरी कहानी को सुने, समझें, और जब आपको ये कहानी थोड़ी अच्छी लगे, समझ में आए, तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूँ बिहार के मोतिहारी ज़िले में, और यहाँ पर एक थाना क्षेत्र है अरेराज थाना क्षेत्र का एक गांव, जहाँ पर एक लड़का जिसका नाम रंजीत रहता है। अच्छा पढ़ा लिखा लड़का रंजीत, बड़ी तसल्ली से उसका ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, खाता कमाता है। उसका एक रिश्ता होता है। रिश्ता होने के बाद मार्च 2025 में उसकी शादी हो जाती है, 17 मार्च को। यहाँ रंजीत के साथ उसकी पत्नी जब रंजीत के घर आती है तो उस लड़की के चेहरे को देखकर हर कोई प्रसन्न हो गया, क्योंकि रंजीत की पत्नी गुंजा थी ही इतनी खूबसूरत। और उसको देखने के बाद आदमी खुश क्यों ना हो भाई। एक अच्छा सदस्य उसके घर में आया है, नई बहू आई है, तो कौन तैयारी नहीं करेगा। इसी तरीके से रंजीत भी बहुत खुश। अब 2-4 दिन तो ऐसे निकल गए, घर में बहुत सारी रस्म रिवाज होती हैं। यहाँ रंजीत और गुंजा का एक दूसरे से मिलन नहीं हो पाया। लेकिन अगले ही दिन जैसे ही गुंजा को रंजीत के पास जाना था या फिर रंजीत को गुंजा के पास जाना था, अचानक से वो गुंजा फूट फूट कर रोने लगती है। इतनी बुरी तरह से रोती है, रंजीत यूं हैरान, यार मैंने इसको छुआ तक नहीं और ये रो रही है, आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई। लेकिन वो पहले तो ये समझा भाई गुंजा है, अपना परिवार छोड़कर यहाँ आई है, हो सकता है इसका मन ना लग रहा हो, कोई बात नहीं। रंजीत शांति से सो गया, गुंजा भी चुपचाप से सो जाती, और ऐसा अब तो हर रोज़ होने लगा। फिर कुछ दिन बाद गुंजा और रंजीत साथ में सोए। जो भी नए पति पत्नी हैं जो करते हैं भाई वो उन्होंने किया, वो एक सामान्य बात है। लेकिन उससे ज़्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि जो गुंजा है वो अक्सर बात बात पर रोया करती।
परेशान हुआ करती हैं। और जैसे कि नई पत्नी है भाई, उसके साथ गाना बजाना नाचना, ये तो घरों की एक सी रस्मों रिवाज हैं, वो एक दिन में एक महीने में समाप्त नहीं होती, नए नए माहौल बनते रहते। बस इसी तरीके से उनका जीवन यापन चल रहा था। और अब तारीख आती है 4 जून 2025। 4 महीने बाद अचानक से वो गुंजा उस घर से गायब हो जाती है। वो कहाँ गई, किसके पास गई, कैसे गई, किसी को कोई जानकारी नहीं है। घर में रंजीत सोया हुआ था। रंजीत की रात को आँख खुली, उसने जब अपनी पत्नी को देखा तो वहाँ पर उसकी पत्नी मौजूद नहीं थी। वह बाहर आया, घर के बाहर इधर उधर देखा, उसको कोई नज़र नहीं आया। उसने रात को अपने परिवार को सूचना दी कि उसकी पत्नी जो गुंजा है वो घर में मौजूद नहीं है। आखिरकार वो गई कहाँ? अब ये एक बड़ा मैटर है और जिसको समझने वाला समझ गया आखिरकार वो लड़की गई कहाँ। बिना बताए घर से जाना वाकई में हैरान करने वाली बात है। यहाँ पर वो लड़का रंजीत, उसका परिवार अगले दिन पुलिस थाने भी गए, रिपोर्ट लिखा कर आए कि उनकी जो पत्नी है गुंजा घर से गायब है। कहाँ गई कोई मालूम नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई, गुंजा के परिवार को जब बताया गया कि गुंजा घर में मौजूद नहीं है रात से, तो उन लोगों ने उल्टा ही रंजीत और रंजीत के घर वालों पे गंदे आरोप लगाने शुरू कर दिए कि भाई तुम लोग तो थे ही ऐसे, लड़ते हो, झगड़ते हो, मांग करते हो, तुमको तो पैसा चाहिए, और तुमने कहीं ऐसा तो नहीं उनकी लड़की की जान ले ली हो। बस इतनी बात थी। इस बात पर वो लड़का रंजीत भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया। गुस्सा होते हुए बोला, अच्छा यदि कुछ ऐसा होता तो मैं उसे कब का घर से भगा देता, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, क्योंकि गुंजा तो बिल्कुल ठीक है। और थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, जब नई नई शादी होती है थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, हर घर में होती है, हो सकता है ऐसा कुछ हो। लेकिन अगले दिन गुंजा के परिजन जो हैं उन्होंने पुलिस थाने में एक ऐसी रिपोर्ट लिखाई, उस रिपोर्ट के अनुसार लिखा गया उस एफआईआर में कि गुंजा का जो पति है रंजीत, उसने गुंजा की जान ले ली है, उसकी हत्या कर दी है, और तो और उस लड़की को, उसकी जो बॉडी है उसको खुर्द बुर्द कर दिया है, यानी कि गायब कर दिया है। वो कहाँ मिल गई, मतलब कहाँ पर गई है, कहाँ उसकी बॉडी को फेंका है, कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उस एफआईआर को पहले लिया और उस एफआईआर पर जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। जब वो रंजीत के घर गए उसको पकड़ने के लिए, तो रंजीत घर से गायब था। वो लगातार अपनी पत्नी गुंजा को ढूंढ रहा था। पुलिस वाले लोग रंजीत के परिवार पर दबाव बनाते हैं, भाई तुम्हारे खिलाफ एक ऐसी इत्तला मिली है, एफआईआर हुई है, तुमको उस लड़के रंजीत को देना पड़ेगा, दीजिए। तो पुलिस, जो रंजीत का परिवार था, उसने कहा भाई पुलिस के पास तो हम भी मदद मांगने के लिए गए थे, आखिरकार तुम लोगों ने हमारी मदद क्यों नहीं करी, हम भी तो तुम्हारे पास कंप्लेंट करने गए थे। तो उन्होंने कहा भाई हमें क्या पता, छोड़ो इस बात को। तो इस बात को तो आया गया करते जो रंजीत के घर से था। लेकिन जो गुंजा के परिवार ने जो इतला दी, जो एफआईआर कराई, उस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया पुलिस ने। पुलिस ने यहाँ पर रंजीत के परिवार को ही उठा लिया। अब रंजीत का परिवार को जब उठाया, उनको बहुत सारी वेदनाएं दी। तो रंजीत को भी ऐसा लगा कि यार उसके कारण उसके परिवार का नुकसान हो रहा है। वो आत्मसमर्पण करने के लिए आ जाता है पुलिस थाने में। अरेरोज थाना में वो अपना आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर कर देता है। अब तो पुलिस के हाथ लग गया रंजीत। अब रंजीत की ठुकाई होती है, ज़बरदस्त पिटाई होती है, बढ़िया डिग्री लगती है। और भाई लट के आगे तो शेर भी हाँ करता है। रंजीत की तो औकात क्या। रंजीत इस बात को स्वीकार कर लेता है कि उसने गुंजा की जान ली है, उसके शरीर को कहीं पर फेंक दिया है। पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने एक दूसरे की पीठ थपथपाई कि भाई वो कामयाब रहे इस पूरे मसले को हल करने में। और अगले कुछ दिनों बाद, यानी कि 3 महीने बाद लंबा प्रोसीजर हो गया। पुलिस को चार्जशीट पेश करनी थी कोर्ट में। मामला कोर्ट पहुंच गया। करीब 342 पन्नों की एक चार्जशीट रेडी की गई। उसको लेकर गए कोर्ट में। यहाँ कोर्ट में जाने के बाद उस लड़के
रंजीत को दोषी माना जाता है और रंजीत को सजा सुना दी जाती है। अब रंजीत पहुंच गया जेल में, उसके परिजन आ गए बाहर, वो अपने घर बैठे हैं शांति से। रंजीत है अब जेल में अपनी पत्नी की जान लेने के जुर्म में। लेकिन जिसकी जान गई है उसको कौन जानता है? मेरे ख्याल से कोई नहीं जानता। करीब मोतिहारी से 1000 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का एक शहर जो दिल्ली को भी पीछे छोड़ता आ रहा है, उसका नाम है नोएडा। नोएडा में अब ग्रेटर नोएडा बन गया है, बहुत कुछ विस्तार हो रहा है। उसी नोएडा में बिहार से ना जाने कितने ही जो उस तरह में कहे हैं कामगार हैं, आते हैं, आ रहे हैं, रह रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर पहले मजदूरी करी, लेकिन आज वो मालिक बनकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग अररोज थाना क्षेत्र के थे, उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि गुंजा के तरह की कोई महिला वहाँ दुकान पर आई है जहाँ पर वो लड़का काम करता था। उस लड़के ने बड़ी गहराई से देखा और मनी मन सोचा ये गुंजा भाभी तो नहीं है। अब इस सूचना को देता किसको? रंजीत तो है ही नहीं। वो लड़का 3-4 जगह गया, उसने कुछ सीसीटीवी की फुटेज निकलवाई, फ़ोटो खींचे अपने मोबाइल में, और वो सीधा आता है मोतिहारी। हर रोज़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उस गांव में जैसे वो पहुंचता है, उस घर में जाकर बताता है कि अम्मा अम्मा गुंजा ऐसी दिखती है ना। अब जैसे उस फोटो को देखा, वो रंजीत के माता पिता बिल्कुल सन्न रह गए, क्योंकि वो कोई और नहीं थी, वो गुंजा ही थी, या फिर गुंजा का भूत, उसकी आत्मा थी। अब इस बात पर कौन निर्णय करे? यहाँ वो पूरा परिवार बड़ा हैरान। परिवार ने फिर दोबारा से उस लड़के को भेजा नोएडा, तो नोएडा जा हमारा खर्चे पर, और जाकर पता कर वो कहाँ पर रहती है, किस घर में रहती है, किस जगह पर रहती है, उसके साथ कौन रहता है, उसके फोटो निकाल, तेरी दिहाड़ी हम देंगे। अबे रंजीत जो कि जेल में मौजूद था, उसके पास ये सूचना पहुंच गई। उसने कहा कि हाँ, उस लड़के को पूरा खर्चा दो। लड़का खर्चा लेकर भैया पहुंचा नोएडा, और नोएडा जागने के बाद उसने पूरी चीज़ का पूरा ऐसा जायज़ा लिया कि कहाँ पर वो गुंजा रहती है, उसके साथ रहता कौन है, किन किन दुकानों पर वो आती है, क्या क्या खाते पीते, स्टार पूरी टोटल जानकारी। और सारी जानकारी रंजीत के घर पर ट्रांसफ़र कर दी गई। दोस्तों, यहाँ जो रंजीत का परिवार है वो थाने में जाता है, पुलिस वालों से कहता है। अब पुलिस वाले जो हैं वो उठने का नाम ही नहीं लेते हैं, मतलब वो कोई कार्रवाई, उन्होंने कहते तुम्हारा लड़का दोषी है, वो जेल गया, तो फिर तुम क्यों कैसे? अब यार वो उनको लगे जब कानून ही हमारा साथ नहीं दे रहा है, हम तो दूध का दूध पानी का पानी करना चाहते हैं, लेकिन जब कानून ही हमारा साथ नहीं दे रहा है तो फिर हम क्या करेंगे? लेकिन कहते ना, उन्होंने कभी अपनी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। उनको एक ऐसे व्यक्ति का जानकारी मिलती है जो मीडिया में थे, और मीडिया में उन्होंने इस पूरे बवाल को उठा दिया कि जो लड़की घर से गायब हुई थी गुंजा, वो जिंदा है और उसके फोटोग्राफ वगैरह ये हैं। अब मीडिया ने जैसे तूल पकड़ा, बात उड़ी, बात उड़ते ही पुलिस की मजबूरी हो गई। अब एसपी डीएसपी सब जगह वो पूरे मामला पहुंचा, उन्होंने संज्ञान लिया, मजबूरी में थाने को उठ कर आना पड़ा रंजीत के घर पे। उन्होंने कहा भाई तुम कैसे झूठे आरोप लगा रहे हो? उन्होंने कहा झूठा नहीं है भाई, सारी बात सच्चाई है। एक काम करो, अब आप लोग नोएडा चलो, नोएडा जाने के बाद आप जानकारी करो, हम आपको मिलवाते हैं, उसी गुंजा से मिलवाते हैं जिसका कथित रूप में मर्डर कर दिया गया था। अब तो भैया जो बिहार की पुलिस है वो उस परिजनों के साथ उनके ही खर्चे पर बिहार से नोएडा आते हैं, और नोएडा जैसे कि उस लड़के ने पूरी मुखबिरी की थी, एक एक जगह को जांचा गया, वहाँ पर गए और फिर एक खास दरवाजे को खटखटाया गया। दरअसल वो गुंजा अपने पति के साथ, जो उसने वहाँ पर लिखवा रखा था कि वो उसका पति है, उसके साथ उस मकान में रह रही थी। दरवाज़ा खोला गुंजा ने, गुंजा पुलिस वालों के सामने, पूरी टीम खड़ी है। पुलिस ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने बड़ी तसल्ली से कह दिया कि हम तो गुंजा हैं, हमने सुना है गुंजा मर गई है। इतनी बात सुनते ही गुंजा ने दरवाज़ा बंद करना चाहा,
लेकिन पुलिस वाले समझदार थे, उन्होंने दरवाजे को बंद नहीं होने दिया और गुंजा से कहा कि देखो अभी तो हम प्यार से कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो फिर कहानी कुछ और होगी। नीचे के फोटोग्राफ में आप देख रहे होंगे, ये उसी समय के फोटोग्राफ हैं। गुंजा को मजबूरी में बाहर आना पड़ा। साथ साथ उस लड़के के पास भी फ़ोन किया गया जो गुंजा का बॉयफ्रेंड था, उसका पति बनकर नोएडा में रह रहा था। मैटर खुलता हुआ नजर आया। अब गुंजा को अरेस्ट करने के बाद, उसके बॉयफ्रेंड को अरेस्ट करने के बाद बिहार के मोतिहारी लाना पड़ा उनको। अब कोर्ट में जाना पड़ा क्योंकि मामला तो तूल पकड़ा हुआ है। एक व्यक्ति, एक लड़का, एक पति, एक जो निर्दोष है वो जेल के अंदर बंद पड़ा है। क्यों? वो बेकार की जेल की रोटियां तोड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? वो पेट भर रहा है या फिर मजे कर रहा है या फिर वो अपने दंडों की सजा भुगत रहा है, जबकि उसने कोई आरोप मतलब कुछ किया ही नहीं। उसको पता नहीं क्या हो रहा है उसके पीछे का। अब इतनी बात सुनते ही ये सारी दलीलें कोर्ट में पेश की गई। कोर्ट में जब पूरा मामला गया, जज साहब ने भी उस लड़के को निर्दोष साबित माना, उसको तुरंत जेल से बाहर करने का निर्देश दिया। रंजीत जेल से बाहर आया और अब गुंजा से कहा कि भाई तुम उसकी पत्नी हो, बताओ उसकी पत्नी बनकर रहोगी या नहीं, क्या होना चाहिए क्या नहीं, तुम बताओ। गुंजा ने कोई खास जवाब नहीं दिया। गुंजा अपने चुपचाप रही। लेकिन इस पूरे मामले में कोर्ट ने आखिरकार किसको दोषी माना? गुंजा को बाइज्जत छोड़ दिया गया, उसके बॉयफ्रेंड को बाइज्जत छोड़ दिया गया, उल्टा उस लड़के रंजीत को भी बाइज्जत जेल से बरी कर दिया गया। लेकिन वो 4 महीने जेल के अंदर रहा। आखिरकार उसका दोष क्या था भाई? इस पूरे मामले में आपको कौन सी लापरवाही नजर आ रही है? किसकी लापरवाही नजर आ रही है? इस पूरी घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? और आखिरकार इस पूरे मामलात की सजा किसको मिलनी चाहिए? मैं इसके लिए आप लोगों से राय चाहता हूं। आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं ज़रूर, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, और यदि ये हुआ है तो कौन है इसका सूत्रधार? आखिरकार किस वजह से इतनी बड़ी घटना घटित हो रही है? यदि आप सही बात को जान गए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी रंजीत अपनी ज़िंदगी जी रहा है, गुंजा अपनी ज़िंदगी जी रही है, पुलिस अपनी ज़िंदगी जी रही है, लेकिन मीडिया जो कि सच जानना चाहती है, उसने जब थाने में थानाध्यक्ष से बातें करी, उनसे पूछा कि इसमें तो सरासर पुलिस की लापरवाही नज़र आ रही है, तो आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? तो थानाध्यक्ष ने कुछ शब्द ही बोले और कहा कि भैया मेरी तो उस समय पोस्टिंग नहीं थी, मैं तो अभी अभी आया, मुझे पता ही नहीं है। फिर पता किसको भाई? किनको? पुलिस वाले जो वहाँ पर तैनात है उनको पता है। उनका जवाब कौन देगा? आखिरकार उस लड़के रंजीत की गलती क्या थी? उसने अपनी पत्नी को ना समझा या फिर उसकी पत्नी को ज़्यादा ही समझदार निकली कि उसके जो पति को तो उसका मर्डर करने के जुर्म में जेल करा दूंगी और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ नोएडा में रह लूँगी। नोएडा में भैया कितने लोग रहते हैं, अब आप समझ गए होंगे सारी बात को। लेकिन इस बात का जवाब ज़रूर दीजिएगा, इस पूरे मामले में आखिरकार दोषी कौन था? आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन मुझे आपके कमेंट का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। राधे राधे, जय श्री।